नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में बढ़ती समस्याओं और चुनौतियों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में मंथन का आयोजन किया गया। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। मंथन के दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य सचिव को उन सभी समस्याओं से अवगत कराया गया जो प्रदेश में इस वक्त बड़ी चुनौती बनकर उभर रही हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में अपने विचार रखे। कोविड का नया वेरिएंट BF7 भारत में कदम रख चुका है, जिसके महामारी के बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। डीजीपी अशोक कुमार ने जनता से कोविड के नियमों का पालन करना और साथ ही साथ पालन करते हुए सुनिश्चित करने की अपील की है। लोगों से भी अनुरोध है कि नया साल जरूर मनाएं, क्रिसमस मनाएं, किंतु इस तरह से मनाएं कि जो है और लोगों को असुविधा न हो। कई बारी कुछ लोग, आपको पता है, शराब वगैरह पी करके हुड़दंग करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ। तो इन चीजों से बचें और एक शालीन तरीके से अपना नया वर्ष मनाएं। पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। आपको पता है, मसूरी और नैनीताल में दो जगह कई बारी प्रॉब्लम आती है। अगर ऊपर जगह नहीं रहती पार्किंग की तो हमें फिर नीचे रोकना पड़ता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास बुकिंग है वही लोग ऊपर चढ़े, बाकी लोग ज्यादा ऊपर जाने से फिर उनको परेशानी हो सकती है। पुलिस के साथ ये आज इंटरेक्शन लगभग 1 घंटे का हुआ, जिसमें डीजीपी साहब ने भी बताया कि प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, जो क्राइम की स्थिति क्या है, क्या क्या केस जो रिसेंटली अच्छे इन्वेस्टिगेट हुए हैं और जो मीडिया को पहले ही पता है, और उसके बारे में बात हुई। ट्रैफिक के क्या क्या इश्यूज हैं, क्योंकि देहरादून में भी और उत्तराखंड में भी जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है। कुछ पदों की रिक्तियां हैं जिसके कारण पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है जब रिक्तियां ज़्यादा होती हैं। उसकी भी बात हुई कि जल्दी से जल्दी वो भर्ती करके जितने पद खाली हैं उनको पूरा किया जाए। वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से प्रदेश सरकार की ओर से प्रयास जारी है। इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश भर के स्वास्थ्य विभाग में आज CHO, ANM और नर्सिंग समेत कई पदों पर 604 नियुक्तियां की हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए चयनित कर्मियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति पाने वाले युवाओं से कहा कि सरकार की उनसे अपेक्षा है कि आप लोग इस विभाग में बेहतर तरीके से काम करेंगे। आपकी उपस्थिति का लाभ आम लोगों को भी मिलेगा। यहाँ पर जितने भी मेरे साथी गणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं, उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमें रोजगार प्रदान करने के लिए। पूरे देश के अंदर जो ये संकल्प लिया गया है, लक्ष्य लिया गया है कि 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, उनको रोजगार देना है। उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तराखंड के अंदर भी इस अभियान को प्रारंभ किया है और आज हेल्थ डिपार्टमेंट में CHO 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में धर्मांतरण कानून को सख्त करने संबंधी विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अब अधिनियम राज्य में प्रभावी रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में प्रलोभन या जबरन कराए जाने वाले धर्मांतरण पर 10 साल की सजा के साथ 50,000 के जुर्माने का प्राविधान किया गया है, जबकि धर्मांतरण कराने वाले किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होने के बाद पीड़ित को 5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य में धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता थी, जो राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू हो गया है। धर्मांतरण कानून चूंकि वो उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी जरूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था। वहीं बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में छात्र संघ का चुनाव आज हुआ। बता दें कि प्रदेश भर में वोटिंग हुई है छात्र संघ के चुनाव की। बताते चले कि प्रदेश में 2 साल बाद ये चुनाव हो रहा है, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। बताते चले कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर छात्र संघ का आज चुनाव पूरा हुआ है। प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के बीच में इस चुनाव को पूरा करवाया गया है। बताते चले कि एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज छात्र संघ का चुनाव पूरा हुआ है और छात्रों ने अपनी अपनी पसंद से आज मतदान किया है। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते हैं कि अवैध कॉलोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। एचआरडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि नेहरू नगर कॉलोनी और सलेमपुर में फ्लैट को सील किया है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि एचआरडीए के सचिव उत्तम सिंह ने इस मामले में जानकारी दी है। उनके मुताबिक नेहरू नगर कॉलोनी के गली नंबर 3 में कार्रवाई हुई है। विजिस के 4 मंजिला निर्माण पर कार्रवाई की गई है। सलेमपुर में बने 4 मंजिला निर्माण को सील कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एचआरडीए ने निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से अवैध कॉलोनियों पर लगातार प्रशासन सख्त है और ये कार्रवाई की गई है। वहीं चीन में कोरोना की लहर का असर सांकेतिक रूप से भारत में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि हिमाचल के नए मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्य सरकारों को आपात बैठक के जरिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रैंडम जांच अनिवार्य कर दी है। बताते चले कि नए वेरिएंट से निपटने के लिए राज्यों में व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और जनपदों, तहसीलों पर भी स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पर फोकस करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी मेनली हमारा जो सैंपलिंग चल रही है वो ब्लॉक पे चल रही है। उसके अंतर्गत जितनी पॉजिटिव केस आएंगे उनको हम जीनोमिक सीक्वेंस के लिए भेजा जाएगा और उसके तरह पता चलेगा कि जो वेरिएंट BF.7 है वो है या नहीं है। जो भी पॉजिटिव आएंगे उनको होम आइसोलेशन रखेंगे और सिम्टोमेटिक पेशेंट आएंगे तो हमारे अस्पताल में भी ऑक्सीजन मनीफोल्ड लगा है, जिसमें 18 बेडेड हमारा ऑक्सीजन मिल सकती है। और ज्यादा सीरियस होगा तो हमारे जो उप जिला मेला अस्पताल है वहाँ पे भी इसकी तैयारी चल रही है। जहां एक और सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर रुड़की के
में ईंट भट्टों पर ईंटों को पकाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है और सरकार की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं स्थानीय लोगों के लिए बीमारी की दावत दे रहा है। ठीक है, तो इसमें अभी मेरे संज्ञान में आई है खबर, तो इसमें हम जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बता देंगे और हम भी खुद औचक निरीक्षण करके इसमें कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में भी हमारे द्वारा काफ़ी इसमें हमने सीज करे थे ट्रैक्टर भी बीच में, तो आगे भी हम कार्रवाई करते रहते हैं और निरंतर करते रहते हैं। जब जब समय मिलता है तो इसमें आगे भी जारी रहेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डोईवाला में HRHU के पंचम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। HRHU के कुलपति डॉक्टर विजय धसमाना ने बताया कि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में 24 टॉपर छात्र छात्राओं को एकेडमिक अवार्ड, 3 छात्र छात्राओं को स्वामी राम बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड और जबकि 5 शोधार्थियों को PhD की उपाधि समेत 1,316 छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई है। तो बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डोईवाला के दौरे पर रहे, जहां पर HRHU के पंचम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री दी गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए राज्य सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के साथ ही चारों मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही साथ दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि केंद्र सरकार से 3 लाख प्रिकॉशन डोज उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने वर्चुअली शिरकत की और कोरोना के रोकथाम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। टेस्टिंग पे विशेष ध्यान दिया जाए और ये भी कहा है कि अपने राज्य में, क्योंकि अभी भारतवर्ष की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से बहुत अच्छी है कि यहाँ पे कोई ऐसे केसेस अभी है नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर में ये कहा गया है कि वे सब लोगों को जो है कोरोना से जो है कम से कम जो है भीड़ भाड़ के इलाकों से भी बचना है। और दूसरी बड़ी बात यह है, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि हमको बड़े बड़े आयोजनों के लिए भी अभी, क्योंकि अभी न्यू ईयर का कार्यक्रम होने वाला है, क्रिसमस के कार्यक्रम होने वाले हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप थोड़ा बचाव कैसे किया जाए, इसके लिए भी सबको सावधान। खबर ऋषिकेश से है, जहां विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ।
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की, जहां मुख्य अतिथियों ने स्कूल के होनहार छात्रों को सम्मानित किया। साथ ही सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्या मंदिर और शिशु मंदिर को प्रोत्साहन के तौर पर 5-5 लाख रुपए दिए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विद्या मंदिर को विधायक निधि से 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों ने इस देश में पूरे विश्व का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो बिना सरकार की मदद से शैक्षणिक वैभव फैला रहे हैं। और बहुत बड़ी बात है कि कम संसाधनों में कम फीस से पीढ़ी का निर्माण कर रहे, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आज हमारे जो सरस्वती विद्या मंदिर है, आज इसका यहाँ पर वार्षिकोत्सव है। हम बधाई देने के लिए आए हैं छात्रों को, प्रधानाचार्य को, उनके पूरे वहीं NH 74 बाईपास में युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्र की तमाम राजनीतिक पार्टियां युवक की मौत का जिम्मेदार क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे को ठहरा रही हैं। दरअसल 11 दिसंबर को विधायक ने रास्ता खुलवाया था, जिसके बाद यह हादसा हो गया। इसी कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियां धरना कर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। वहीं इस मुद्दे पर विधायक अरविंद पांडे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गदरपुर की जनता मुख्य बाजार में आए दिन जाम लगने से बहुत परेशान रहती थी, जिस वजह से NH 74 मार्ग को खोल दिया गया था। या कैसे भी किसी की मौत हो दुखद होता है, और जिस परिवार का नुकसान होता है वो जीवन भर के लिए कष्ट हो जाता है उनके लिए, वो कभी इस कष्ट से निकल नहीं पाते। लेकिन जो जनता जिनको पक्ष विपक्ष की भूमिका में बैठाती है समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, जब वहाँ नेता सिर्फ बदले की भावना से और मन में पाप लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए राजनीति करती है, तो निश्चित ही वहाँ इलाके का नुकसान होता है। वहीं चेकिंग के दौरान खनन माफियाओं ने काशीपुर के उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हमले में SDM बाल बच गए। वहीं उपजिलाधिकारी के चालक दीपक कुमार ने कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। चालक दीपक के अनुसार 22 दिसंबर की शाम जैतपुर कुंडेश्वरी रोड पर स्कूल के पास खनन की चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ लोग एक गाड़ी से उपजिलाधिकारी की गाड़ी का पीछा करने लगे और माफियाओं ने इस दौरान हमला कर दिया। चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो अवैध खनन और अवैध परिवहन हो रहा था खनन में, इसकी चेकिंग की जा रही थी। इसकी चेकिंग में हमने कुछ चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब चूंकि जहां हमने चेक पोस्ट बनाया था उस रूट पे गाड़ियां कम हो गई थी और अंडरलोड जाती थी, तो फिर ये तय हुआ कि अब जो हमारी टीम है वो मोबाइल टीम रहेगी और जो अलग अलग रूट है जहाँ से अवैध परिवहन की गाड़ियाँ निकल रही हैं वहाँ चेकिंग की जाएगी। तो इसी के क्रम में मेरे द्वारा जो है कुंडेश्वरी मार्ग पे चेकिंग की जा रही थी। तभी कुछ वाहनों को हमने रोका था। हम काशीपुर चेकिंग कर रहे थे तो वहाँ पर कुछ फील्डर्स उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने एक गाड़ी वहाँ पे क्रेटा गाड़ी आई थी उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी ने उनको टक्कर मार के ऊपर गिरी। तो गाड़ी नंबर हमारे पास है और इसमें 2 टीमों का गठन किया गया है और तत्काल इसमें निर्देश दिए गए हैं कि वाहन स्वामी और जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर इनको तत्काल अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के साथ पेश किया। वहीं बागेश्वर जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र राहुल बिष्ट ने अपने घर में रखा कीटनाशक खा लिया।
आनन फानन में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक जोशी गांव का रहने वाला था, जो कि 2 दिन से स्कूल नहीं गया था, जिस पर उसके पिता ने उसे स्कूल जाने का उस पर दबाव बनाया, जिसके बाद बेटे ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। एक बच्चा है राहुल बिष्ट, सन ऑफ लक्ष्मण सिंह बिष्ट, यही जोशी गांव का रहने वाला है। विवेकानंद स्कूल में पढ़ता है, बता रही है 11th में पढ़ता था। 1-2 दिन से स्कूल नहीं गया होगा, तो वहाँ से स्कूल से मैसेज आया होगा परिजनों के लिए कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा करके। तो इसी में थोड़ी पिताजी ने थोड़ी सी डांटा होगा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इसी बात को लेकर के इसने कोई जहरीला पदार्थ खा दिया, इसे रात में ही अस्पताल भर्ती किया गया। विकासनगर के लांगा गांव में हेल्थ सेंटर में घुसे गुलदार को कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया। दरअसल लांगा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्वास्थ्य चिकित्सा कर्मी ने एक गुलदार को सेंटर के कमरे में चहलकदमी करते हुए देखा। स्वास्थ्य कर्मी ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए बाहर से कुंडी लगाकर गुलदार को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सेंटर के कर्मियों ने लांगा रेंज वन अधिकारियों को गुलदार की सूचना दी, जिसके बाद गुलदार का रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया गया। वहीं एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने देहरादून स्थित एसटीएफ ऑफिस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान एसएसपी अग्रवाल ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा महाराष्ट्र से 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। यह बदमाश पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था 5 सालों से। और इसके साथ ही साथ जिस शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है उसका नाम राजू दास बताया जा रहा है। बता दें कि राजू और उसकी गैंग मिलकर फोन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पहले भी ज्वालापुर स्थित एक मोबाइल के शोरूम में बड़ी संख्या में महंगे फोनों को चुराकर यह गैंग फरार हो चुकी थी। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज दून के बाद प्रदेश सरकार जल्द ही 3 और मेडिकल कॉलेजों में भी संक्रमित सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करेगी। वहीं इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल से पंजीकरण की अनुमति मांगी गई है। इसके अलावा बूस्टर डोज लगाने के लिए केंद्र सरकार से भी 3 लाख कोविड वैक्सीन की डोजेज मांगी गई हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि एयरपोर्ट और राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वाले लोगों की कोविड की जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश को लेकर अफवाह न फैलाएं। धामी जी को पौधा भेंट कर उनका हर अरदास अधूरी होती है और अतिथि नया जो स्ट्रेन है उसका नाम BF7 है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि BF7 जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है उसके कोई केसेस अभी फिलहाल उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। भारत सरकार से जो स्वास्थ्य सचिव महोदय हैं उनका लेटर आया था 20 दिसंबर को। उस पे उन लोगों ने स्ट्रेस किया था, एक तो जितने भी कोविड केसेस आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाए। हर अरदास तो बताते चलें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आग्रह किया गया है और अगर जैसे ही अनुमति मिल जाती है इसके बाद 3 और केंद्र लैब खुल जाएंगी जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रदेश में। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया।
पुलभट्टा थाना अंतर्गत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर अभियान चलाते हुए टीम ने कई वाहनों के चालान किए। इस दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे 2 चालकों को टीम ने हिरासत में लेकर थाने की पुलिस को सौंप दिया। उत्तराखंड सीमा पर एआरटीओ विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध रूप से संचालित ओवरलोड वाहनों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। हमारे हेडक्वार्टर द्वारा दिए गए निर्देश हैं, हमारे सचिव साहब द्वारा दिए गए निर्देश हैं और हमारे आरटीओ महोदय द्वारा दिए गए निर्देश हैं। उसके निर्देशों में अवैध संचालन डग्गा मार गाड़ियाँ को जो पकड़ा जा रहा है, इसमें यहाँ पे एक स्कूल की गाड़ी बंद की गई है जो कि प्राइवेट गाड़ी है और स्कूल के बच्चे ढो रही थी, मतलब कि उसका कमर्शियल यूज़ हो रहा था। तो उसमें इस को बंद किया गया है। इसका चालक गाड़ी छोड़ के भाग गया है तो इसको खुद सीज कर दिया गया है। अन्य एक और गाड़ी बंद की गई है। 2 ई रिक्शा इसमें बंद किए गए हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं और इनके पास किसी भी तरह के प्रपत्र नहीं पाए गए हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।